तो आज की दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम उसी टॉपिक से शुरू करेंगे जिस टॉपिक से हमने पहली क्लास को छोड़ा था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जान लीजिए कि नॉर्मली जो आपने इससे पहले फॉर्मेटिंग अप्लाई किए थे, जैसे मान लीजिए आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से कलर कर दिया, तो कलर करने में कलर करने वाले फीचर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे क्या वैल्यू टाइप है या क्या नाम टाइप है या क्या डेट है। कोई लेना देना नहीं, इसने बस कलर कर दिया। लेकिन हमें कंडीशंस कलर करने हैं कंडीशन के हिसाब से। जैसे होते हैं ना, आप लोग हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं, जब आप लोग ऑडिट वगैरह करते हैं तो कोई चीज मिस्टेक लगती है, आप उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। क्यों? ताकि जब दोबारा उसको देखें तो आपकी नजर हाईलाइट की गई चीजों पे पड़ जाती है। सेम थिंग, आपने कोई रिपोर्ट बनाया है और रिपोर्ट में कोई एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिट नहीं है या कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट है, तो उसको हाईलाइट करना चाहे ताकि कोई भी जब डेटा खोले तो उसकी नजर उसी हाईलाइट की गई वैल्यू पे या उस टेक्स्ट पे चला जाए। उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास सेल्स है, तो मेरा एवरेज सेल 30 से 35 के आसपास रहता है। जो 50 से ऊपर सेल करता है क्वांटिटी, वो अच्छा माना जाता है। तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से 50 से ऊपर सेल किए हैं। तो मेरे पास दो तरीका है, या फिल्टर लगा के मैं 50 से ऊपर की फिल्टर कर दूं, तो उसमें होगा क्या, जो 50 से नीचे वाला डेटा हाइड हो जाएगा। तो मैं हाइड नहीं करना है डेटा हमें, तो उस केस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। तो हम पहले अपने कॉलम को या ये डेटा को सिलेक्ट करेंगे जिसपे कलर अप्लाई करनी है। फिर होम मेनू बार के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो कई सारे कैटेगरी है, इसमें हमने सबसे पहले हाईलाइट सेल्स रूल को चूज किया। इसमें पहला आता है ग्रेटर देन। हम इस ग्रेटर देन पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद एक डिफॉल्ट नंबर, अब यहाँ डिफॉल्ट 50 आ गया, तो ये कतई नहीं है कि मैंने 50 बोला इससे 50 ले लिया। तो डेटा का एवरेज उसी हिसाब से, देखिए एवरेज दिख रहा है, 50 के आसपास एवरेज है, इसलिए उसने 50 ले लिया और एक डिफॉल्ट कलर कर दिया। अब यहाँ पे 50 के जगह पे मान लो चलो मैं 60 कर देता हूँ, और यहाँ कलर जो है बाय डिफॉल्ट कलर आता है, ये कलर चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगा है कि इसमें जितने भी कलर दिए गए हैं वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है, तो आप यहाँ कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे तो फॉर्मेट सेल का आइकन आ जाएगा, जहां पे आप नंबर की फॉर्मेटिंग, अपना फॉन्ट, अपना बॉर्डर और अपना फिल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहां से येलो का कलर ले लिया एंड ओके किया, एंड यहाँ पे ओके कर दिया। तो जितने भी 60 से ऊपर वाले नंबर्स हैं ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गए। और हाईलाइट ही नहीं, कलर ही नहीं, ये मेंटेन भी रखेगा। जैसे देखिए 51 है, कल के डेट में अगर 71 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा। और 81 अगर कल के डेट में 18 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कलर डिसअप्लाई हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट ही नहीं करता है, उसको मेंटेन भी रखता है। अब यहाँ क्या क्या चीजें हैं एक बार देख लेते हैं। तो आपने ग्रेटर देन किया, मतलब कोई नंबर से बड़ा। लेस देन करेंगे किस नंबर से छोटा। और बिटवीन करेंगे दो नंबर के बीच की वैल्यू, तो हाईलाइट होगा। हाईलाइट करने का तरीका बिल्कुल सेम है जो कि मैंने बताया। अब इस पे जो है हम ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन पे नंबर एंड डेट एंड टाइम दे सकते हैं। जैसे कि डेट है हमारा, एक काम करता हूँ मैं फरवरी का डेट डाल देता हूँ इसमें। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मान लीजिए कि 5 फरवरी के बाद वाली डेट को हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, और यहाँ पे 05 फैब हाईलाइट हो गया। करेंट ईयर का है इसलिए हमें 5 फैब तक ही लिखा। अगर प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर है तो डैश दे के आपको ईयर भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद कोई पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू को हाईलाइट करना है। जैसे मैं चाहता हूं हाईलाइट करना जोन में किसको, ईस्ट को।
तो यहां पे गए और हमने इक्वल टू ईस्ट सेलेक्ट कर लिया। तो जहां जहां ईस्ट है वहां वहां देखिए हाईलाइट हो गया। अब यहां से कलर चेंज कर सकते हैं, ओके कर दूंगा तो परमानेंट रहेगा। मैं यहाँ पे ओके लग रही है, कैंसिल कर रहा हूं तो अप्लाई नहीं हो। उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे सिटी को करना है, तो सिटी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर मैंने इक्वल टू में दिल्ली लिख दिया तो दिल्ली हाईलाइट हुआ बट न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं। अब मेरे ऑफिस के अकॉर्डिंग दिल्ली और न्यू दिल्ली सेम सेम सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट सिटी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर दिल्ली किया तो न्यू दिल्ली भी हाईलाइट हो जाए। तो उस केस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेकेंड पार्ट टेक्स्ट दैट कंटेन को यूज करेंगे। टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन पे आएंगे और यहां पे हम सिटी दिल्ली लिखेंगे। तो देखिए दिल्ली हमारा हाईलाइट हो गया और साथ में न्यू दिल्ली को भी हाईलाइट कर दिया। अब बात करते हैं डेट ऑकरिंग का। देखिए अगर यहां हम डेट डालते हैं, इसमें डायरेक्ट डेट डाल सकते, जैसे इक्वल टू पे मैंने आज का डेट डाल दिया, आज डेट हो गया 13 फैब, ये हाईलाइट हो गया। लेकिन क्या कल मैं खोलूंगा तो 14 फरवरी होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी सिस्टम डेट से कनेक्ट ही नहीं किया। तो अगर आप यहाँ पे कोई डेट डालते हैं तो मैनुअल डेट होता है, वो फिक्स रहता है। मैं चाहता हूं कि मेरे सिस्टम डेट से कनेक्ट रहे, कि आज अगर 13 फरवरी है तो आज की डेट हाईलाइट हो, जैसे ही मैं कल फाइल खोलूं खोलूं तो ऑटोमेटिकली 14 फरवरी हाईलाइट हो जाए। तो यहां हम टेक्स्ट दैट कंटेन के जगह पे नीचे डेट ऑकरिंग दिखेगा, इस डेट ऑकरिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ फीचर है जैसे कि स्टडे। स्टडे देखिए आपका स्टडे का डेट हाईलाइटेड है। अगर मैं टुडे कर दिया तो टुडे का डेट हाईलाइटेड होगा। अगर मैं ओके कर दूं तो कल मैं इस फाइल को खोलूंगा तो ऑटोमेटिकली 14 फरवरी हाईलाइटेड होगा। तो यहां पे आप अपने अपने हिसाब से देख सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना यहाँ अकाउंट नंबर टाइप कर रहा हूं या टाइप कर चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि जैसे ही डुप्लीकेट एंट्री हम करें या एंट्री हो चुकी है वो मुझे बता दे कि डुप्लीकेट एंट्री है। तो आपको सिलेक्ट करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सब हाईलाइट सेल्स में सबसे लास्ट में आता है डुप्लीकेट वैल्यू। इसको सेलेक्ट करके जैसे आप ओके करेंगे तो यहां हमने 1 किया और नीचे जहां भी हम 1 करेंगे आप देखेंगे दोनों के दोनों हाईलाइट हो गए। ठीक है, तो जो भी आप करेंगे फॉर्मेटिंग वो आपकी हाईलाइट हो जाएगी डुप्लीकेट वैल्यू। तो अभी हमने पढ़ा कंडीशन फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑर्डरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? नहीं नहीं वो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग की बात हो रही है तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मेरा मान लीजिए एक रिपोर्ट है मंथली सेल का, कि मैंने यहाँ पे मंथली सेल्स की एक रिपोर्ट बनाई है। अब मुझे बता, यहाँ पे पता चला है कि कौन सी मंथ की सेल का पोजीशन क्या है, मतलब हाईएस्ट है, लोएस्ट है, मिडल में है। तो इसको पता करने के लिए सिंपल सा है कि इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप देखेंगे यहाँ पे डेटा बार। तो डेटा बार जैसे लगाएंगे तो जैसे जैसे देखिए बार ये बढ़ रहा है, यहाँ पे जैसे सेल्स आपका बढ़ रहा है आपका डेटा बार भी बढ़ रहा है। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डेटा बार मुझे यहां नहीं लगाने थे, डेटा बार मुझे यहाँ पे इस पे लगाने थे। जी हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, अगले सेल में इक्वल प्रेस करेंगे और इस वैल्यू पे क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने से क्या होगा, लिंक हो जाएगा। कल के डेट में अगर मैं यहाँ पे 70 टाइप करूंगा तो ये 70 अपने आप को अपडेट कर लेगा और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिए। अब इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम डेटा बार लगा देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पहली क्वेश्चन ये आती है कि मुझे कलर पसंद नहीं है, मुझे कलर चेंज करना है, मुझे इसको ग्रीन कलर करना है। और दूसरा, ये नंबर डबल डबल क्यों शो हो रहा है? तो इसके लिए आप सिलेक्शन को हटाइए मत, सिलेक्ट रखिए। सिलेक्ट रखने के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सबसे लास्ट में मैनेज रूल। अब मैनेज रूल में क्या होता है कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने लगाई है ना, उसमें एडिशन डिलीशन कर सकते हैं। तो इसमें जो लिस्ट है, ए लिस्ट रहा, इस पे मैं डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद यहां से हम अपना कलर चूज कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रख दिया कि मुझे यहाँ पे चाहिए ग्रीन, तो ग्रीन ले लिया और फिर यहाँ पे भी मैंने कर दिया, बॉर्डर है। अब ऊपर देखेंगे एक दिखेगा शो बार ओनली। अब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो नंबर्स जो दिख रहे हैं वो नंबर नहीं दिखेंगे। एंड ओके कीजिए, एंड अप्लाई, एंड ओके। उसी तरह से मान लीजिए कि मैंने अपना क्वार्टरली रिपोर्ट निकाला हुआ है कि क्वार्टर वन ए रहा, क्वार्टर टू ए रहा, क्वार्टर वन में 50 सेल है, क्वार्टर टू में 60 सेल है। अब मुझे इसमें ये बताना है कि कौन अप हुआ कौन डाउन हुआ। तो यहां मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहीं पे अपना ये आइकन, ऊपर नीचे वाला आइकन लगा दें। तो जैसे ही ऊपर जाएगा सेल ऊपर का दिखाएगा, नीचे आएगा नीचे का दिखाएगा, दोनों को कंपेयरिंग करके आपको इस तरह से दिखाता रहेगा। तो रिपोर्ट्स वगैरह जो आप बनाते हैं तो इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्लीज म्यूट कर लें अनीता जी, समय कर देता हूँ सबको। सर मेरा अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मान लीजिए कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाना हो तो फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे मैं यहाँ अमाउंट लिखना चाहता। अब कुछ लोग क्या दिक्कत करते हैं कि यहाँ पे MRP के साथ अमाउंट इस तरह से लिख देते हैं, इस कारण से सम वगैरह करने में ये आता नहीं है, लेता नहीं है, सम वगैरह इस पे हो पाता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई टेक्स्ट भी लिखे मुझे पता चल जाए, क्योंकि MRP 5000 इस तरह से किसी ने लिख दिया, चाहे अमाउंट 200 लिख दिया, 20 लिख दिया, तो टेक्स्ट हो गया। किसी भी नंबर के साथ अगर आपने नंबर के साथ अगर किसी तरह का करेक्टर लगा दिया वो टेक्स्ट हो जाता। तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पता करना होगा कि किस सेल के अंदर आपका नंबर है या टेक्स्ट है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इज टेक्स्ट का। इज टेक्स्ट फॉर्मूला बताएगा कि ये नंबर है या टेक्स्ट। टेक्स्ट पे ट्रू देगा और नंबर पे फॉल्स देगा। यही काम हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ आते हैं न्यू रूल्स। अब देखिए न्यू रूल्स पे जाएंगे और जब भी फॉर्मूला अप्लाई करना हो सिंगल सेल सेलेक्ट कीजिएगा, यूज फॉर्मूला लास्ट वाला ऑफिस है और यहां पे हम करेंगे इज टेक्स्ट और इज टेक्स्ट में हम K2 को कर दिए। अब यहाँ पे इक्वल ट्रू फॉल्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ट्रू फॉल्स पे ही चलता है। फिर फॉर्मेटिंग में गए, अपना फॉर्मेटिंग अप्लाई किया एंड ओके।
फिर फॉर्मेट पे एंटर लिया और जहां तक वैल्यू आप टाइप करना चाहते हैं वहां तक कर दीजिए फिल। अब यहां अगर मैं लिखता हूं तो नहीं होगा, लेकिन जैसे कोई टेक्स्ट दिया ये हाईलाइट हो जाएगा। दूसरी चीज, कभी कभी सर्च करने के लिए भी ऑप्शन चाहिए होता है, मैं यहाँ पे नीचे बताता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। अब मैं यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन देता हूँ कि मैं जो नंबर यहाँ टाइप करूँ, ये यहाँ जहां जहां है वो हाईलाइट। उसके लिए मुझे क्या करना है कि पूरे एरिया को करना है सिलेक्ट। अब पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है और जाने के बाद यहाँ हाईलाइट में इक्वल टू। अब बोलेंगे से यहाँ तो लिखना पड़ेगा। आप यहाँ लिख भी नहीं सकते, आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे किसी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं और एंटर प्रेस कर दीजिए। जो वैल्यू हम टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने 15 टाइप किया, जहां जहां 15 होगा हाईलाइट हो जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट? नो। चलिए, अब अगला टॉपिक आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कि मैं चाहता हूं कि मेरी डेटा मेरे मर्जी के बगैर कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम सीट के नाम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे और इसके अंदर यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं, देन ओके करेंगे। बट पासवर्ड डालने से पहले एक चीज जान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ क्लियर बोल रहा है, इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ओके, तो अगर आपने पासवर्ड भूल गए तो फाइल भूल जाइए, रिकवर करने कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह दावा करते हैं कि पासवर्ड ब्रेक कर दे, वो डिपेंड करता है पासवर्ड, पासवर्ड कितना सिंपल आपने डाला हो। कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड डालेंगे तो मे बी नो तोड़ सकता है। अब पासवर्ड कंफर्म हमने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या होगा कि कोई भी पर्सन इसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, लेकिन सिलेक्ट करके कॉपी तो कर सकता है। अब मैं चाहता हूं कि बंदा कॉपी भी ना कर सके, तो क्या करें? तो यहां हम पहले अनप्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। देखिए, जब भी आप प्रोटेक्शन करते हैं तो प्रोटेक्शन करते समय आपको यहां दिख रहा होगा लॉक सेल अनलॉक सेल चेक रहता है, बाकी बहुत सारे चेक बॉक्स। ये क्या है? ये है कि आप पासवर्ड के बाद, पासवर्ड देने के बाद क्या क्या चीज अलाउ कर रहे हैं। जैसे मैंने फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके पासवर्ड डाल के अलाउ कर दिया, तो मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद यहां कुछ नहीं कर सकता, पर फॉर्मेटिंग कर सकता है, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग अलाउ किया। उसी तरीके से कॉपी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ती है? सिलेक्शन। बगैर सिलेक्शन तो आप कॉपी नहीं कर सकते ना, तो हमने सिलेक्शन ही रिमूव कर दिया, क्योंकि कॉपी तो रिमूव कर नहीं सकता, क्योंकि कॉपी तो एक्सेल का पार्ट ही नहीं है, वो तो विंडो का पार्ट। तो हमने यहां से सिलेक्शन रिमूव कर दिया एंड ओके कर दिया। अब मैं कहीं पे क्लिक ही नहीं कर पा रहा। अब क्लिक नहीं होगा तो सिलेक्ट नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं होगा तो कॉपी नहीं होगा। नहीं, कॉपी नहीं करने का क्या फायदा जब सिलेक्ट ही नहीं करेंगे तो। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्शन से बाहर रखना, सॉरी प्रोटेक्शन से बाहर रखना। मैं चाहता हूं कि मैं यहां कुछ भी ना टाइप कर सकूं, बट इस येलो एरिया पे कर सकूं। तो देखिए, जब भी आप पासवर्ड लगाते हैं तो पासवर्ड लगाते समय यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट एंड वर्कबुक ऑफ कंटेंट सेल लॉक्ड सेल, सॉरी कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल। और यहाँ पे लॉक्ड अनलॉक्ड, तो क्या होता है लॉक्ड अनलॉक्ड? देखिए, किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आप जाते हैं
प्रोटेक्शन वाले टैब की जो लास्ट वाला टैब है उस पे जाते हैं तो यहाँ पे डिफॉल्ट लॉक्ड पे क्लिक होता है। अब लॉक्ड पे क्लिक है इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी लॉक है, मतलब कि ये प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है। अनचेक, इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे तो प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया कि इस येलो वाले सेल को क्लिक किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां से लॉक को हटा दिया, मतलब कि सिलेक्टेड एरिया हमारा लॉक्ड हो। अब राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट एंड ओके, पासवर्ड डाल के ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ टाइप नहीं हो रहा है बट यहाँ पे टाइप हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका बेनिफिट क्या है। तो चलिए एक एक छोटा सा डेटा इस पे आपके साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा नेम है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे MRP है, अमाउंट, GST, कमीशन, टोटल, फिर इसके बाद डेट, टाइम, जोन, इस तरह की एंट्री है। अब क्या है कि कुछ फील्ड कैलकुलेटेड है, जैसे कि अमाउंट, क्वांटिटी के साथ मैंने इस पे MRP को कर दिया तो ये आ गया, अमाउंट आ गया। GST जो है अमाउंट का 18% है तो 18% हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कमीशन अमाउंट का 2% है तो इसका 2% हमने निकाल दिया। टोटल सबका सम है तो मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया और इसको सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब इस सारे को कॉपी करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं। अब क्या होगा कि जब भी मैं टाइप करता हूँ, जैसे नाम लिखा पूजा, क्वांटिटी 78, MRP A, और टैब प्रेस किया तो ये बाकी अपने आप कैलकुलेट हो गया। अब मुझे 4 सेकेंड हर एंट्री पे वेस्ट करना होता है ताकि मैं अगले जाके डेट और टाइम को लिख सकूं और जोन को लिख सकूं। तो मैंने क्या किया कि पूरे सेल को सिलेक्ट, पूरे सीट को सिलेक्ट किया। पूरा सीट कैसे सिलेक्ट होगा, A1 और A के ऊपर जो ट्रायंगल है ना, इस पे क्लिक करते ही पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए, लॉक्ड को हटा दिया, लॉक्ड हट गया। फिर हमने यहाँ पे अमाउंट ये सबको सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इस फॉर्मेट सेल में गए और इसको लॉक्ड कर दिया। मतलब हमने पूरे के पूरे सीट को लॉक्ड हटा दिया और जितने एरिया में फॉर्मूला लगा था उस पे वापस लॉक्ड लगा दिया। कहां पे, फॉर्मेट सेल में जाके। फिर हमने पासवर्ड डालते समय, सीट के ऊपर पासवर्ड डालते समय प्रोटेक्ट शीट में जाके हमने एक काम किया, सिलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर लिया। हमने बोला कि तुम सिलेक्ट लॉक सेल को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब कि कौन कौन कॉलम सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो D, E, F और G, एंड ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ओम लिखा और यहाँ पे टैब 75, यहाँ ओके, ये MRP भी लग रहा है ना इसमें, MRP भी सिलेक्ट हो गया, C को भी सिलेक्ट कर दिया। एक मिनट, करेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेट सेल, लॉक हटा देना। हम्म, अब प्रोटेक्ट एंड ओके। अब देखिए यहाँ पे हमने 85 लिखा और जैस या फिर 50 लिखा, टैब प्रेस किया, मेरा कर्सर डायरेक्ट जंप होके एज कॉलम पे गया। तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक ही सीट पे दो अलग अलग पासवर्ड कैसे लगाएंगे। जैसे हमने एक सिंपल सिलेक्ट लिया और यहाँ पे एक और एरिया ले लिया, मेरे पास दो एरिया है। अब मेरे पास क्या है कि दो एम्प्लॉय है, एक मिस्टर ए एम्प्लॉय है, मिस्टर बी एम्प्लॉय है, दोनों इस फाइल को करते हैं एक्सेस। मैं चाहता हूं कि मिस्टर बी ए के ऊपर छेड़छाड़ न कर सके और मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर छेड़छाड़ न करे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रिव्यू वाले टैब में।
रिव्यू के टाइम एक चीज और भी है, प्रोटेक्ट वर्कबुक अगर कर देते हैं या पासवर्ड डाल के, तो कोई सीट डिलीट नहीं कर पाएगा, ना इंसर्ट कर पाएगा ना डिलीट कर पाएगा। इसी के बगल में आता है अलाउ यूजर एडिट रेंज। तो हमने एरिया को सिलेक्ट किया और चले गए अलाउ यूजर एडिट रेंज और न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे दिया नाम टाइटल, यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड को कंफर्म किया ओके करके एंड ओके। फिर न्यू पे गए, फिर इसको दिया बी और यहां से अपना बी का एरिया सेलेक्ट कर लिया। और मिस्टर बी का पासवर्ड, पासवर्ड को कंफर्म किया एंड ओके। अब पासवर्ड दे अप्लाई करने के बाद ये एक्टिव नहीं होगा। अब देखिए मैं यहां भी टाइप कर पा रहा हूं, यहां भी टाइप कर पा रहा हूं, यहां भी टाइप कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी तक सीट को मैंने लॉक नहीं किया। फिर सीट को जाके आप लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब मैं यहां तक कुछ टाइप ही नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मिस्टर ए पे जाऊंगा, ये पूछेगा पासवर्ड। मैंने पासवर्ड डाल के ओके कर दिया, तब मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूं। कब तक? जब तक कि मैं अपना फाइल ओपन नहीं करता। लेकिन जैसे बी के साथ छेड़छाड़ करूंगा, बी बोलेगा पासवर्ड लाओ। यहाँ पे बी का पासवर्ड चलेगा, मैंने ए का पासवर्ड दिया तो गलत बताया, बी का पासवर्ड। लेकिन सब बात तो ठीक है, कोई भी फाइल को ओपन करने से पहले पासवर्ड पूछे तो उसके दो तरीके हैं। फाइल को जब सेव करते हैं ना, जब फाइल का नाम वगैरह देते हैं सेव या सेव एज करते समय ब्राउज में जाके, तो यहीं पे नीचे टूल्स आता है जिसमें जनरल ऑप्शन होता है। इस जनरल ऑप्शन पे जाके आप अपना पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, दो अलग अलग पासवर्ड दे सकते हो। एक से फाइल खुलेगी और एक से फाइल एडिट होगी। अगर एडिट फाइल नहीं है तो रीड ओनली में खोल सकता है, इसलिए रीड ओनली रिकमेंड क्लिक कर देंगे। तो अगर दूसरा कि मैं फाइल में सेव एज नहीं करना चाहता, तो इन्फो में जाइए और इनक्रिप्ट पासवर्ड, ये आपकी फाइल की ओपनिंग पासवर्ड होगी। मतलब कि बिना फाइल का पासवर्ड दिए आप फाइल को ओपन ही नहीं कर सकते। समझे? जी। तो प्रोटेक्शन से किसी को दिक्कत है? नहीं नहीं। चलिए, प्रोटेक्शन के बाद हम अगली टॉपिक पे चलते हैं और अगली टॉपिक के लिए हम अगली फाइल ओपन करते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्टिंग एंड फिल्टर के बारे में सबसे पहले। ठीक है, जैसे आपके सामने डेटा दिख रहा है, मुझे इस डेटा को शॉर्ट करना है। तो क्यों शॉर्ट करना है, रीजन क्या है शॉर्ट करने का? तो जैसे मुझे चाहिए कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट टॉप 10 सेल्स वैल्यू, तो मैं सेल्स वैल्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ शॉर्ट पे जाऊंगा, डेटा को जेट टू ए में शॉर्ट कर दूंगा और यहाँ से टॉप 10 टॉप 5 जो उठाना है उठा लीजिए आपकी। सिंपल। तो जिस भी फील्ड पे कर्सर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। जैसे मुझे जोन बाई सॉर्ट करना है, तो जोन पे कर्सर रखा और यहीं पे शॉर्ट ए टू जेड या जेड टू, आपका जोन बाय शॉर्ट होगा। तो मैं चाहता हूं कि जोन के साथ साथ मेरा जो है आपका कस्टमर भी शॉर्ट, तो यहां कस्टम शॉर्ट पे जाते हैं। अब कस्टम शॉर्ट पे मैंने जोन ले लिया और यहाँ पे ऐड लेबल
एक और लेबल ले लेते हैं कस्टमर एंड ओके करते हैं, ये आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाए। लेकिन मान लीजिए कि मैंने कहीं कहीं पे कलर कर रखा है, रेड कलर कर रखा है, मुझे क्वांटिटी सोल्ड में जितने भी कलर्ड है ना, वो एक जगह ऊपर इकट्ठा हो जाए, क्योंकि मुझे एक एक करके लेने में दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करेंगे, कस्टम शॉर्ट पे जाते हैं, पहले से जो शॉर्ट होगा उसको कर दीजिए डिलीट, और यहां मैं क्वांटिटी सोल्ड को उठा लेता हूं, और ये सेल वैल्यू की जगह पे सेल कलर लेता हूं, और यहां से अपना कलर कर लेता हूं पिक, एंड ऑन द टॉप ऑन द बॉटम सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए, शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब शॉर्ट बाई मंथ होता है, और ये मंथ डेट नहीं है, टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट बाय मंथ करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे अप्रैल आएगा। अभी आप कतई नहीं सोचिए कि अप्रैल मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया, नहीं, जब अप्रैल के बाद देखिए अगस्त आ गया, उसके बाद दिसंबर आ जाए, क्योंकि इसने अल्फाबेट शॉर्ट किया है। तो उस केस में आप जो है शॉर्ट में जाएं, और यहाँ पे मंथ में ये जो लिस्ट है, ऑर्डर में कस्टम लिस्ट आपको दिखेगा, इस कस्टम लिस्ट को क्लिक करें, और यहाँ पे अपना शॉर्ट ले ले कि मुझे जैन करना है, या फिर आपका खुद का कोई लिस्ट क्रिएट करना है तो न्यू लिस्ट में जाके अपनी लिस्ट क्रिएट करके ऐड कर दे, तो उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। कि पहले आपने बोला कि भाई पहले अक्टूबर आना चाहिए, फिर सितंबर आना चाहिए, फिर मार्च आना चाहिए, तो उस हिसाब से आएगा। नहीं तो मैंने यहाँ पे अपना कैलेंडर ईयर ले लिया, एंड ओके, एंड ओके। अब देखिए यहाँ पे जैन आया, जैन के नीचे 5 आया। इस तरह से आप डेटा को शॉर्ट आसानी से कर सकते हैं। शॉर्ट के बाद फिल्टर आता है कि मुझे शॉर्ट नहीं करना है, मुझे मान लीजिए कि मुझे साउथ का जोन देखना है, तो फिल्टर। तो यहाँ फिल्टर आपके सामने दिखेगा, फिल्टर पे जाइए, फिल्टर पे क्लिक कीजिए, इस तरह का फिल्टर लग जाएगा। यहाँ पे जाइए और सिलेक्ट ऑल को हटाइए, और सिलेक्ट ऑल हटाने के बाद जो आपको चाहिए, जैसे मुझे साउथ चाहिए तो साउथ को क्लिक किया, एंड ओके। ये देखिए पूरा डेटा साउथ का है। तो बोले साउथ का डेटा दिख रहा है, बाकी डेटा कहाँ गया, तो बाकी डेटा हाइड हो गया। जैसे यहाँ देखिए ना, 2 के बाद 18 रो आ रही है, बाकी रो इसके पीछे हिडन हो गया है। फिर वापस दिखना है तो फिल्टर पे जाके यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम जॉन कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल फिल्टर भी आप लगा सकते हैं कि मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर एक सिटी का चाहिए, इसका चाहिए, जोन का चाहिए, उस जोन के पर्टिकुलर रीजन का चाहिए, तो यहाँ से वो पर्टिकुलर रीजन से मुझे बिहार का चाहिए, तो मैं सिर्फ बिहार सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, तो देखिए बिहार आ गया, बाकी डेटा हाइड हो गई। तो ये आपका फिल्टर कहलाता है। तो सॉर्टिंग फिल्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो नो। नो। अमिता जी, आप म्यूट है, आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, माइक का सिंबल होगा, नाम क्या है, उस पर क्लिक कीजिए, अनम्यूट हो जाएंगे। और कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। और एक चीज इसमें छूट गया है, फ्लैश फिल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको मैं एक बार अलग बताता हूँ, किसी अलग से। जैसे कि आपके पास कभी कभी कुछ लिस्ट होता है, जैसे किसी का नाम ले लीजिए कि पूजा सिंह रोय, मोहन कुमार वर्मा, उदय सिंह, ऐसे मान लीजिए। अब जो तीन ही नाम लिया तो किसी को रिपीट कर देता हूँ। अब मुझे इसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग करना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को क्या करना है, अलग करना है। तो कैसे करेंगे इसको अलग, तो इसको अलग करने के लिए हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पूजा फर्स्ट नेम है ना, जस्ट आप पूजा को टाइप कर दीजिए मेनू, एंटर प्रेस कीजिए, पूजा पे कर्सर रखिए, और यहाँ फिल में दिखेगा फ्लैश फिल, इस फ्लैश फिल पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करते देखिए ये आ गया,
पूजा, मोहन, उदय, ये सब आ गया ऑटोमेटिकली। ऐसे मैं यहाँ पे रॉ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने फ्लैश फिल कर दिया, तो आप देखेंगे। एक मिनट, रॉ था नहीं, आर ई गलत लिख दिया स्पेलिंग। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे फ्लैश, सबका लास्ट नेम अलग हो गया। तो ऐसे ही डेट, डेट, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ डेट लिख रहा होगा। अब मुझे सारे डेट का मंथ अलग करना है। सारे डेट का क्या अलग करना है? मंथ अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा कि पहला मंथ यहाँ पे लिखूंगा, जैन, और फिर उस पर कर्सर रख के फ्लैश फिल पे क्लिक। तो क्या है फ्लैश फिल का वर्किंग, वर्किंग क्या समझ जाइए। फ्लैश फिल क्या करता है कि जिस सेल पे आपने कर्सर रखा है उस सेल पे दी गई वैल्यू को उसके पहले वाले कॉलम के वैल्यू में मैच करता है, और फिर उसका पोजीशन निकालता है कि वो कहाँ पर है, और उसी हिसाब से नीचे सारे भी कॉलम के अंदर जितने भी सेल्स में डेटा है उस डेटा की उस वैल्यू को अलग कर देता है उसी हिसाब से। समझे? ये आपका फ्लैश फिल कहलाता है। अब चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है पिवट टेबल। अच्छा, आप लोगों में से पिवट टेबल किस किस को आता है? नहीं आता है। दीपक जी, आपको आता है पिवट टेबल? नहीं आता है। कि मणिशंकर जी या सूर्य प्रकाश जी, आपको आता है? नहीं सुजीत जी, बहुत पहले कभी किया, अब नहीं तो सर, नहीं नहीं आता सर। है। हाँ। तो सबसे पहले हम पिवट टेबल की रिक्वायरमेंट को समझते हैं। समझे कि पिवट टेबल का रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, आप लोग और सुनते होंगे कि रिपोर्ट बना दो, रिपोर्ट बना दो, रिपोर्ट बना दो। अब रिपोर्ट का डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। अगर रिपोर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे? तो मेरे हिसाब से रिपोर्ट इज द समरी ऑफ द डेटा। जैसे आपने मंथली रिपोर्ट बनाया तो क्या किया, पर डे के होने वाले सेल्स को क्लब करके मंथली आपने क्या किया, उसको कंबाइन कर दिया, इट्स रिपोर्ट। मतलब आपने क्या किया, अपने डेटा को समराइज किया आपने, राइट। पिवट टेबल का काम होता है डेटा को समराइज करना, एनालाइज करना एंड रिप्रेजेंट करना। तो अगर आपने पिवट टेबल सीख लिया तो बहुत सारे रिपोर्ट्स को बनाना आप सीख लेंगे। तो चलिए हम एक अलग डेटा लेते हैं और आपको पहले डेटा समझाते हैं, फिर उसके ऊपर हम पिवट टेबल निकालना सिखाएंगे। ये हमारे पास डेटा है, इसका नाम हम पी डेटा रख देते हैं, पिवट डेटा। तो सबसे पहले डेटा को समझना है। तो बेसिकली ये ईयर और मंथ अलग करके डेट बनाया गया है। यहाँ पे आता है सोर्स ऑफ इनकम, इनकम सोर्स, ये आता है इनकम क्या हुआ, ये आता है इनकम ब्रेकडाउन, कि भाई ये जो एसेस्ट में कौन सा है एसेस्ट, ये आपका ऑर्डर्स है, ये आपका टारगेट इनकम है, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये आपका मार्केट, ये मार्केट क्या है, मतलब कि कहाँ से मार्केट लिया गया है, सिटी होगी, और ये हमारा वेबसाइट हो गया, कैश गया था, ये आपका रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड नहीं है, इसके बाद रिफंडेड कितना परसेंट हुआ, और कस्टमर टोटल कितने थे। समझ गए? डेटा समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, या और सिंपल डेटा दूं आपको मैं? एक काम करता हूँ ना, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिंपल डेटा रखता हूँ। चलिए ये एकदम सिंपल डेटा है।
कंट्रोल ए किया, डिलीट किया और वापस गए इसमें, कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये डेटा है। अब ये डेटा क्या है कि कौन से मंथ, कौन से ईयर में कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में कितने एमआरपी पे बिका, उस समय स्टॉक कितना था, और जो सेल हुआ या सेवन क्वांटिटी सेल हुआ उसमें से कितना रिटर्न आया, किस स्टोर से बिके था और उस स्टोर का लिमिट कितना है। समझ गए? ये डेटा समझ में आ गया आपको? सिंपल सेल्स का डेटा है, प्रोडक्ट वाइज, हाँ जी। स्टोर वाइज। ओके। जी। अब मुझे इसमें सिंपल सा ये पता करना है कि किस, अब मान लीजिए डेटा आपके पास आया। अब आपके बॉस ने बोला कि भाई मुझे ये बताओ कि मेरे जो स्टोर्स है उन स्टोर के हिसाब से कितनी क्वांटिटी सेल हुई और कितना क्वांटिटी रिटर्न आया। समझे? कि टोटल सेल कितना हुआ और उसमें से रिटर्न कितना आया। मुझे एक बार उसका एक आइडिया दे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको तो एक स्टोर का लिस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोर कई बार रिपीटेड है ना, क्योंकि डेटा है ना। जरूरी थोड़ी कि एक स्टोर में एक ही बार सेल होगा। हो सकता है कई सारे एक ही दिन में एक स्टोर में 10 सेल हुए होंगे, 15 सेल हुए होंगे। तो 15 बार का डेटा आएगा ना। हमें तो पूरा क्युमुलेटिव चाहिए ना, समरी चाहिए ना। क्योंकि मैं डेटा बॉस को दे दूंगा तो बॉस की तो हालत खराब हो जाएगी ढूंढने में कि कौन कितना हुआ, पुणे कितना हुआ। एक एक सिटी को फिल्टर करेगा। पहले उसने पुणे को फिल्टर किया यहाँ से, मतलब दिल्ली को सिलेक्ट किया एंड ओके किया। फिर इसने दिल्ली का टोटल निकाला कि दिल्ली का टोटल कितना सेल हुआ है। अच्छा, 301 सेल हुआ है। ओके। फिर यहाँ से रिटर्न कोई क्या करेगा, काउंट करेगा। अच्छा, 88 सेल हुआ, मतलब 300 सेल हुआ, उसमें से -88 कर देंगे, कितना प्रोडक्ट बिका। अब एक एक सिटी को अगर इस तरह से कैलकुलेट करेगा तो हो गया काम। इसी चीज को एक्सेल में हम रिपोर्ट बनाकर अगर उनको भेजते हैं तो उनके लिए बेनिफिट होगा। कैसे बनेगा रिपोर्ट? तो पहले सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए और जस्ट पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए और यहां से कर दीजिए जस्ट ओके। अब आपके सामने ये आ गया डेटा। यहां पे आ गई आपकी रिपोर्ट विंडो, मतलब जहां से आपका रिपोर्ट यहां पे दिखेगा। यहां आ गया आपके डेटा के सारे फील्ड, जो कि डेटा के फील्ड थे। ओके। और ये 4 सेक्शन है, बस इस फील्ड को उठाना है, इन चारों में ड्रॉप करना। सिंपल। तो मुझे चाहिए स्टोर वाइज, तो मैंने स्टोर को उठाया, रो में ड्रॉप कर दिया। इससे क्या हुआ कि सारे स्टोर का लिस्ट आ गया। अब एक चीज देखिए कि डेटा में आपके स्टोर कई बार रिपीटेड थे, बट यहां पे क्या है, एक रिपोर्ट एक स्टोर सिर्फ एक बार आया। ठीक है। तो डेटा में इतने सारे स्टोर है, वो स्टोर का लिस्ट आ गया। अब बात आती है कितनी क्वांटिटी सेल हुई। अब मैंने क्वांटिटी को उठाया, क्लिक करते हुए हमने वैल्यू में ड्रॉप कर दिया। यहाँ क्वांटिटी का टोटल आ गया, सम आ गया। ऐसा हो सकता है सम ना आए, तो क्वांटिटी के बगल में एरो का निशान है, इस पे क्लिक करें और वैल्यू फील्ड सेटिंग में आप चले जाएं और यहां से सम, काउंट वगैरह जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर देन ओके। उसके बाद फिर हमने यहां से रिटर्न को उठाया और इसी के नीचे ड्रॉप कर दिया, तो रिटर्न आ गया। अब इसको थोड़ा सा करेंगे फॉर्मेटिंग। जैसे लेवल है, तो लेवल की जगह पे हम कर देंगे स्टोर नेम। सम ऑफ क्वांटिटी के यहाँ पे लिख देंगे टोटल सेल्स, यहाँ पे लिख देंगे टोटल रिटर्न। ठीक है, टोटल सेल्स और टोटल रिटर्न। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ऊपर हेडिंग देना ना हमको, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लें, मर्ज कर देते हैं, यहाँ से मर्ज कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए सेल्स वीएस रिटर्न स्टोर वाइज। और इसको थोड़ा सा कैपिटल कर, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए।
इसकी कलर चेंज करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर ब्लू कलर कर दीजिए, बोल्ड करना है बोल्ड कर दीजिए। ये हो गया। होने के बाद इसकी भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अगर आपको करना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर लीजिए, यहाँ से बॉर्डर लगा लीजिए, सेंट्रल कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है। अब ये आपका रिपोर्ट तैयार है। अब पता है ये आपके डेटा से लिंक है। अगर कल के डेट में हम डेटा में किसी तरह का चेंज करते हैं तो आपका जस्ट यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश करना है, ये अपने आप को अपडेट करना है। अब थोड़ा सा और इसको बनाना है तो इसके ऊपर हम चार्ट बना लेंगे। इंसर्ट में चार्ट दिख रहा है तो यहाँ हम चार्ट लगा लेते हैं, और यहाँ पे पकड़ के थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब चार्ट के ऊपर यहाँ जाएंगे फॉर्मेट में, चलिए डिजाइन में चार्ट पे क्लिक करके ऐसे क्लिक करेंगे तो डिजाइन नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे चार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे यहाँ पे आपको डिजाइन दिखेगा। डिजाइन में बहुत सारे चार्ट्स की फॉर्मेटिंग है। जो फॉर्मेटिंग आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, इसको लेना चाहिए, वो आप ले लीजिए। ठीक है। ये बटन वगैरह हटाना है, राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए। अभी आपका रिपोर्ट तैयार हो गया, बॉस को दीजिए, बॉस दिख जाएगा। अब चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना, जो सेल्स अमाउंट आ रहा है ना, इसके ऊपर भी आना चाहिए। तो यहाँ प्लस का सिंबल दिख रहा है, चार्ट पे क्लिक करते हैं, इसको चार्ट एलिमेंट करते हैं, इस पे देखिए डेटा लेबल दिखेगा, इस पे भी चाहिए तो डेटा लेबल डाल दीजिए। और बेटर दिख रहा है। तो दीपक जी एंड अमृता जी, मणि जी, सूर्य प्रकाश हाँ जी, जी, समझ में आया हाँ जी। पिवट टेबल हाँ क्या करता है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी सर। और ये डेटा से कनेक्टेड भी है, ये आपके डेटा से क्या है, कनेक्टेड है। कल के डेट में अगर डेटा चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी कितना 996 है ना, हम रिटर्न बढ़ा देते हैं। ये 10 में 4 के ये 10 में 4 है, 4 रिटर्न करते इसको 8 कर देते हैं। और इसमें 18 में 2 नहीं, इसमें हम कर देते हैं रिटर्न, मान लीजिए 6, 6 नहीं, हाँ 6 कर देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे अपने पिवट में क्या करेंगे, जस्ट करेंगे रिफ्रेश, ये बढ़ गया। हाँ बढ़ जी, गया ना सर? बढ़ गया। अब कभी कभी क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा इसमें और बढ़ाना है, कि मुझे यहाँ पे एक चीज और दिखाना है, कि मुझे कंट्रीब्यूशन दिखाना है कि टोटल सेल कितना हुआ और टोटल रिटर्न कितना हुआ। समझे? तो मैं एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार पिवट पे जाते हैं, इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल। इस पिवट टेबल में इस बार एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना? और इस बार लोकेशन में हम सीट 5 में, और यहां ऊपर ले लेते हैं यहां। ठीक है। अब यहां पे मैं सिंपल क्वांटिटी और रिटर्न डाल देता हूं, बस। अब यहां पे लिख देता हूं टोटल सेल्स, और यहां पे टोटल रिटर्न। और मैं चाहता हूं इस पे थोड़ा सा अलग एक कंट्रीब्यूशन चार्ट दिखे, तो इंसर्ट करके आप इसमें से ए वाला चार्ट ले लीजिए, ए वाला ले लीजिए, या ए वाला ले लीजिए। तो मैंने ए वाला चार्ट सही रहा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों दिख रहा है, टोटल सेल्स टोटल रिटर्न इस तरह से क्यों दिख रहा है? हमें इसके लिए चार्ट के अंदर जाना होगा, डिजाइन में, और यहीं पे स्विच करना होगा। ठीक है ना? स्विच कर दिया, ये रो वाइज आ गया, ये आ गए। अब इसको भी आप यही इसी के बगल में थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं चार्ट। राइट क्लिक कीजिए और यहां से कर दिया हाइड फिल सेटिंग, सॉरी एक मिनट, हाइड ऑल फिल बटन्स, और
ये थोड़ा छोट इसके राइट क्लिक इसमें सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेट में इसका जो बैक दिख रहा है आपको, पीछे पीछे का डेटा नहीं दिख रहा है, टोटल रिटर्न का जो नंबर है वो नंबर आपको विजुअल नहीं है। तो इसकी जो फिल कलर मतलब जो बैकग्राउंड कलर है उसको नो फिल कर दीजिए, दिख जाएगा। और इसके बाद इसकी भी अपनी डिजाइन है, आपको लगता है कि अच्छा सा डिजाइन में मैं थोड़ा सा देखूं, तो जो डिजाइन आपको सुटेबल लग रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डिजाइन आपको सुटेबल लगता है। नहीं, जो ये चल रहा है वही अच्छा है। एलिमेंट दिख रहा है आपको, तो एलिमेंट में डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे तो डेटा लेबल आ गया। मुझे डेटा लेबल में परसेंटेज चाहिए होगा, कितना परसेंट सेल क्वांटिटी सेल हुआ और कितना रिटर्न आया। तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे परसेंटेज डाल दीजिए, ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। और पीछे जो लाइनिंग दिख रही है ना, आप चले जाइए इसको इसमें पेज लेआउट में, और एक गिर लाइन को हटा दीजिए, लाइनिंग हट जाएगी, रिपोर्ट का अच्छा दिखेगा। ओके। तो पिवट ओके। टेबल है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी, कॉम्प्लिकेटेड भी, और बहुत जरूरत की चीज। ठीक है ना। तो इसको हम कल से सीखेंगे अच्छे से।